हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और अभी की जो क्लास है वो पार्ट 2 है लाइट की प्रॉपर्टी को लेके। अभी तक जो क्लास था इसमें हमने लाइट की बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपागेट करते हैं, जाते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिया है। अभी की जो प्रॉपर्टीज है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, ये जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में आज बात करते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या है? नॉर्मली ये एक ऐसे प्रॉपर्टी है जब लाइट मूव करता है उस टाइम में बेसिकली क्या होती है, अगर लाइट के सामने कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो लाइट क्या करता है, बेंड हो जाता है। तो डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, स्लाइट बेंडिंग होती है लाइट की जो कोई भी ऑब्जेक्ट के एज से पास होता है। तो ये मान लो एक ऐसे बॉक्स रखा हुआ है, मेटल का बॉक्स है और लाइट जो है इस तरीके से आ रहा है। तो ये जैसे ही एज पे जा रहा है तो तब लाइट का क्या होती है, एक बेंडिंग दिखता है। तो लाइट पहले स्ट्रेट लाइन पे आ रहा था, ये स्ट्रेट लाइन था, अब लाइट की थोड़ा सा बेंडिंग हुई है। ये जो बेंडिंग की प्रॉपर्टी है इसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट की वेवलेंथ क्या है और जो ओपनिंग है उसकी क्या साइज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्रैक्शन कैसा होगा। जैसे कि वाइड गैप, अगर बहुत बड़ा गैप है तो नॉर्मल छोटा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, बट वही अगर बहुत छोटा गैप है तो लार्ज डिफ्रैक्शन होता है। तो जितना छोटा गैप डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा, जितना बड़ा गैप डिफ्रैक्शन उतना छोटा। तो वाइड गैप, बड़ा गैप में डिफ्रैक्शन कम है, छोटा गैप में डिफ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन इज ए की पीस एविडेंस दैट लाइफ बिहेव्स एज ए वेव, नॉट जस्ट पार्टिकल। तो ये लाइट की वेव प्रॉपर्टी को दिखाता है। पार्टिकल प्रॉपर्टी की भी होती है, जैसे स्कैटरिंग होती है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, बट ये डिफ्रैक्शन जो है ये वेव प्रॉपर्टी है। When light encounters an obstacle, it doesn't simply passes through or get blocked. कोई भी ऑब्स्टैकल से अगर लाइट एनकाउंटर करता है तो वो उसके पास थ्रू नहीं होता। अगर पास थ्रू होता है तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। बट समटाइम्स क्या होती है, ये बेंड होता है अराउंड द एज एंड स्प्रेड आउट इनटू द रीजन ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो। तो इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट बेंड कहां करते हैं, कैसे करते हैं, इसके ऊपर याद होगा आप लोगों ने एक क्लासेस में देखी होगी, करंट अफेयर्स के क्लास था जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में हमने बात किया था कि अगर बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्पेस टाइम की ग्राफ है, स्पेस टाइम में ये कोई बहुत दूर की गैलेक्सी है, बीच में कोई ऐसा बड़ा सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और ये हमारी पृथ्वी है। तो लाइट जब आता है इस तरीके से बेंड हो जाता है, लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है इस गैलेक्सी से, तो अर्थ की तरफ आते हुए गैलेक्सी से जो लाइट आता है वो अर्थ की तरफ आते हुए थोड़ा सा बेंड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को एनकाउंटर करते हुए, ऑब्जेक्ट के सामने आते हुए लाइट की जो बेंडिंग होती है, अपने जो स्ट्रेट लाइन था उससे थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसी का एक एग्जांपल भी है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। नेक्स्ट आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो नॉर्मली क्या होती है, लाइट कोई भी मीडियम के थ्रू जब भी पास करता है तो वो वेरी फाइन पार्टिकल
जो होती है डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई भी अदर पार्टिकल है, उसको जब भी वो हिट करता है, टच करता है, तो लाइट जो है वो बेसिकली व्हाइट लाइट जो 7 रंग होती है उसमें वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है जिसे स्कैटरिंग कहा जाता है। तो लाइट गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू ऑल डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या होती है, लाइट कोई भी मीडियम से पास कर रहा है, अब मान लीजिए एटमोस्फियर से ही पास कर रहा है, तो जैसे ही वो कोई डस्ट पार्टिकल होता है, कोई छोटा सा कोई भी पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल, तो लाइट क्या करता है, ये उस जैसे हिट करता है तो चारों तरफ वो फेंक जाता है, वो स्कैटर हो जाता है। तो ये जो फेनोमेना है इसे स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वायलेट लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो ये स्कैटरिंग के वजह से ही हमारी जो एटमोस्फियर है, जो आसमान है, वो नीला दिखता है, क्योंकि वायलेट लाइट हमारे आंख में उतने अच्छे से नहीं आता है। तो इसके बाद क्या आती है, इंडिगो कलर, जो आसमानी कलर होती है। तो ये आसमानी कलर हमारे आंख में बहुत अच्छे से आता है, तो इसीलिए हमें आसमान भी ऐसे ब्लू ब्लू सा दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से सबसे ज्यादा लाइट जो देखा जाता है वो ब्लू है, और स्कैटरिंग सबसे कम कहाँ पे है, रेड लाइट पे। इसीलिए रेड लाइट को इमरजेंसी लाइट की तरह कहा जाता है। वो बहुत दूर से दिखता है, वो चारों तरफ ऐसे ट्रांसमिट नहीं हो जाता, वो चारों तरफ ऐसे फैल नहीं जाता। जिस डायरेक्शन में आप रेड लाइट फेंकोगे उसी डायरेक्शन पे लोग बहुत अच्छे से दिखेंगे। तो इसीलिए रेड लाइट को सिग्नल पे यूज किया जाता है, ताकि वो बहुत दूर से देखे कि आपको यहाँ पे जाके रुकना है। ठीक है, इसके अलावा गाड़ी में जो इंडिकेटर लैंप होते हैं, जहां जिसको ब्रेक लगाने पे जो लैंप जलता है, ये सब में रेड कलर यूज होती है। ठीक है, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू एंड द कलर ऑफ सन at the sunrise or sunset is because of the scattering of light। ये डिस्कवर किसने किया था, सर सीवी रामन। इनको नोबेल प्राइज में मिला था 1930 में, और इनका एक्सेलेंट काम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। तो रामन को अवार्ड मिला था, एंड उनकी जो इन्वेंशन है उसको रामन इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सीवी रामन की जो वो इनको कंट्रीब्यूशन के लिए 1954 में भारत रत्न भी मिला था, ये आपको याद रखना होगा। और 1928 में सीवी रामन ने डिस्कवर किया था रामन इफेक्ट, मतलब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की टेंडेंसी है, इसको रामन ने डिस्कवर किया था February 28 को, जो हमारे देश में साइंस डे के हिसाब से माना जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सीवी रामन की जो डिस्कवरी है वो इतना इंपॉर्टेंट था कि हमारे देश में ये साइंस डे के हिसाब से माना जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अभी तक डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के बारे में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अब डिस्पर्सन को लेके बात करते हैं। तो डिस्पर्सन क्या है, जब सनलाइट किसी एक मीडियम से पास हो रहा है, स्पेसिफिकली वो कांच का अगर मीडियम है, तो क्या होता है, जब व्हाइट लाइट है वो रिफ्रैक्शन, हर एक जो लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 टाइप के लाइट है, वो 7 लाइट के अपना अपना वेवलेंथ है, वो अपना अपना वेवलेंथ की वजह से सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास में देख लिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग है। तो बेसिकली क्या होती है, जो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट बाहर निकलते हैं वो व्हाइट लाइट अंदर तो जाते हैं, बट 7 लाइट अलग अलग वे में, अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ये जो कंडीशन होता है इसे डिस्पर्सन कहा जाता है। लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। और ये अगर व्हाइट लाइट पड़ता है तो ये 7 रंग के जो कलर है वो अलग अलग हो जाता है, इसे डिस्पर्सन कहा जाता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ कलर्स है इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
तो अगर कभी पूछा जाए लाइट स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कैसे बनते हैं? डिस्पर्शन की वजह से बनते हैं। सबसे कॉमन किस तरीके से बनाया जाता है? प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट को, सफेद लाइट को डालते हैं तो ये 7 कलर की स्पेक्ट्रम हमें दिखेगा। ठीक है, तो रेड कलर की जो लाइट है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है एंड वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड कलर की होती है वो सबसे लेस होगी और वायलेट की सबसे ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अमंग द कलर्स रिसीव्ड फ्रॉम सनलाइट, वायलेट जो है उसकी डिस्पर्शन सबसे ज्यादा है। तो वायलेट जो लाइट है वो सबसे ज्यादा, उसकी जो बेंडिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और रेड जो कलर होती है उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है। लीस्ट डिस्पर्सन मतलब लीस्ट बेंडिंग। तो 1666 में न्यूटन ने ये डिफरेंट कलर की जो स्पेक्ट्रम है इसको डिस्कवर किया था। स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स, ये डिस्कवर किया था। डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑकर्स ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, उसकी वजह से वेलोसिटी अलग है। जो व्हाइट लाइट है उसमें जो 7 कलर के लाइट है, तो ये 7 कलर जब भी प्रिज्म के अंदर पड़ते हैं तो हर एक कलर की अपना अपना वेलोसिटी होती है। तो उस वेलोसिटी की वजह से जो लाइट है वो ऐसे स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाता है। As the refractive index of the color increases in a transparent substance, its speed of the substance decreases. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जैसे बढ़ता रहेगा तो लाइट के हर एक कलर की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे ग्लास में वायलेट कलर की सबसे कम स्पीड है और हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जैसे रेड लाइट है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है और लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से ये स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं ये स्कैटरिंग की वजह से जो हमारे नेचर में देखने को मिलता है वो क्या होती है? रेनबो, जिसे रंग धनु की भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रेनबो क्या होती है? 2 टाइप के रेनबो होती है, एक प्राइमरी रेनबो, दूसरा है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो क्या होती है? बेसिकली जब सनलाइट आके हमारे एयर में वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर में छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो वो उस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ता है तो रिफ्रैक्शन होती है 2 बार। रिफ्रैक्शन होता है 2 बार, एक बार रिफ्लेक्शन होता है। तो उसकी वजह से क्या होती है? लाइट की इस तरीके से जो स्कैटरिंग हो रहा था वो होता है। जो प्रिज्म में स्कैटरिंग हो रही थी, तो ये जो वाटर छोटे छोटे रेन वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, रेन पार्टिकल्स वैसे ही प्रिज्म की तरह काम करता है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो लाइट जो व्हाइट लाइट है वो अपने अपने कलर के हिसाब से अलग हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड रेनबो। ठीक है, तो इंद्रधनुष जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी रेनबो में जो इंद्रधनुष है उसमें रेड कलर आउटसाइड में होती है, वायलेट कलर इनसाइड में होती है। इनर वायलेट जो है उसके एंगल 40 डिग्री 0.8 के आसपास होती है, और जो आउटर रेड है इसका 42 डिग्री 8 मिनट के आसपास होता है। तो जो वायलेट है उसका 40 डिग्री 8 मिनट और बाहर में रेड का 42 डिग्री 8 मिनट के आसपास है। ठीक है, तो ये है प्राइमरी रेनबो। अब आते हैं सेकेंडरी रेनबो में। सेकेंडरी रेनबो में क्या होती है? सन रेज जब जो सनलाइट होती है वो जब वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ता है, रिफ्रैक्ट होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, तो एक सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन होती है। इट हैज पर्पल कलर या फिर वायलेट कलर ऑन आउटसाइड। तो बाहर की तरफ ये वायलेट है
ये रेड है, ठीक है। तो कभी कभार जिस डायरेक्शन में लाइट पड़ता है उसमें दूसरा एक रेनबो भी फॉर्मेशन होती है, इसे सेकेंडरी रेनबो कहा जाता है। तो आउटर जो वायलेट रेज है उसका एंगल 54 डिग्री 52 मिनट है, और इनर जो रेड है उसका 50 डिग्री 8 मिनट है, ठीक है। तो एंगल जो है सेकेंडरी रेनबो में ज्यादा होती है। सेकेंडरी रेनबो जो है वो प्राइमरी रेनबो से थोड़ा सा फेंट होता है, मतलब वो इतने क्लियरली देखा नहीं जाता, वो थोड़ा हल्का सा होता है। बट प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो दोनों ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड कॉम्प्लेक्स कंप्लीमेंटरी कलर के बारे में। तो प्राइमरी कलर क्या होती है, जो किसी भी कलर के मिक्सचर से नहीं बनता। प्राइमरी कलर कौन कौन से, रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 है प्राइमरी कलर्स। ये किसी भी कलर के मिक्सिंग से नहीं बन सकता, और ये 3 कलर के मिक्सिंग से सारे के सारे कलर बन सकते हैं। तो येलो मैजेंडा पीकॉक ब्लू, ये सेकेंडरी कलर कहा जाता है इसे। ये प्राइमरी कोई भी 2 प्राइमरी कलर के मिक्सिंग से बनता है। जैसे रेड और ब्लू से मैजेंटा बनेगा, ग्रीन और ब्लू से पीकॉक ब्लू बनता है, रेड और ग्रीन से येलो बनता है। तो इसे सेकेंडरी कलर कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होती है, 2 कलर को किसी भी तरह मिक्स अगर करते हैं तो व्हाइट लाइट फॉर्म होती है। कोई भी ऐसा 2 कलर, कोई भी ऐसा 2 कलर जिसको मिक्स करने के बाद व्हाइट कलर बनता है, उसे कंप्लीमेंटरी कलर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कंप्लीमेंटरी कलर क्या होगा, रेड और पीकॉक ब्लू, ये दोनों को मिला तो व्हाइट बनेगा। येलो और ब्लू दोनों को मिलाते हैं तो व्हाइट बनता है। ग्रीन मैजेंटा, इससे मिलाते हैं तो व्हाइट बनता है। रेड और ग्रीन दोनों को मिलाते हैं तो व्हाइट बनता है। तो दीज आर कॉल्ड कंप्लीमेंटरी कलर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कलर क्या था, रेड येलो ब्लू। सेकेंडरी कलर क्या है, मैजेंटा या फिर ऑरेंज, वायलेट, ग्रीन, ये सारा है। टर्शियरी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो और ये जो कलर व्हील है ये कंप्लीमेंटरी है, ठीक है। जैसे येलो के साथ अगर हम वायलेट को मिलाएंगे तो वो व्हाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। These type of colors are obtained by mixing the colors used in daily life. तो हमारे डेली लाइफ में कोई भी 2 कलर यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मिक्स्ड कलर बनाया जाता है। प्राइमरी कलर वही है, रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 है। हमारे आई में भी यही 3 कलर दिखता है। हमारे आंख में जो रेटिना होती है उसमें यही 3 कलर के सेल्स है। इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, हम ठीक से देख नहीं पाते, कलर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, वो भी इसी की वजह से ही होती है। और ये 3 कलर को मिला के हमें सेकेंडरी कलर मिलता है, ओके। दिस टाइप ऑफ कलर्स हमने ऑलरेडी देख लिया। द कलर टेलीविजन में प्राइमरी कलर्स रहता है, रेड ग्रीन ब्लू, और इसी के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इतने सारे कलर मिलते हैं। In addition to the red or green wavelength of sunlight, water molecules of the oceans absorb yellow wavelength of the sunlight. तो रेड और ग्रीन वेवलेंथ के साथ साथ जो पानी है समुद्र में वो येलो वेवलेंथ भी एब्जॉर्व करता है। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि कोई भी अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है तो वो उस कलर का क्यों दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर हो सकता है कि एक ब्लैक कलर का कपड़ा है या फिर एक व्हाइट कलर का कोई टेबल है, तो वो कलर क्यों दिखता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो रेड कलर का हो सकता है कि रेड कलर का कोई पेन है या फिर ये ब्लैक कलर का पेन है, तो ये पेन क्या करता है, सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वही कलर, जो कलर हम देख रहे हैं उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे अगर ये रेड कलर का पेन होता तो ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो ये रिफ्लेक्ट करता है सेम कलर एंड एब्सॉर्बिंग ऑल द रिमेनिंग कलर्स। तो जो हमारी आंख में आ रहा है वो रिफ्लेक्टिव कलर आ रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स अपीयर्स व्हाइट। कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा वस्तु जो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो व्हाइट दिखेगा, बिकॉज सारे जो कलर है उसकी मिक्सिंग से तो व्हाइट बनता है। और जो ब्लैक है वो कैसे होगा, वो सारे कलर को एब्जॉर्व कर रहा है और कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये पेन ब्लैक है मतलब ये सारे कलर एब्जॉर्व तो कर रहा है पर कोई भी कलर ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये जो पेन है वो ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कोई रेड रोज है, मतलब रेड रोज अगर है तो वो रेड कलर ये सारे कलर एब्जॉर्व किया है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया है, राइट। अब वो कोई ऐसा रेड रोज है जिसको ग्रीन ग्लास के दूसरे ऑपोजिट साइड पे रखा है, तब क्या होगा, वो ब्लैक की तरह दिखेगा। अगर रेड रोज है वो आपने किसी ग्रीन ग्लास के सामने से देख रहे हैं तो वो ब्लैक दिखता है, बिकॉज रेड कलर जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, डजंट गेट द रेड कलर टू कन्वर्ट इट एंड एब्सॉर्ब्स द ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। कलर कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, कलर की क्या मतलब हमारे आई में क्यों कलर इस तरीके का दिखता है, वो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब तीसरा और एक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो है लाइट वेव। तो लाइट वेव की इंटरफेरेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड का कोई अगर दो लाइट वेव है जो पहले एक हुआ करता था अब दोनों अलग हो गया है, अगर ऐसा कोई लाइट सोर्स है तो वो अगर सेम लाइट सोर्स सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम पे अगर मूव कर रहा है तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है बिकॉज ऑफ सुपर इम्पोजिशन। मतलब जैसे हमने साउंड में पढ़ा था कि सेम फ्रीक्वेंसी का सेम वेवलेंथ का अगर दो सिमिलर सोर्स है तो दोनों का साउंड जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा जोर से सुना जाता है। तो वैसे ही सिमिलरली लाइट में भी दिखा जाता है, सेम वेवलेंथ का सेम फ्रीक्वेंसी का सेम एम्पलीट्यूड का अगर सेम लाइट सोर्स की अगर लाइट है जो सेम हुआ करता था वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्चुअल में जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है बिकॉज ऑफ सुपर इम्पोजिशन। इस कंडीशन को इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। जैसे लाइट में भी कंस्ट्रक्टिव वेव में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, वैसे ही इस पे भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, at the point of the medium where both the waves meet at the same phase। अगर सेम फेज में वेव मीट कर रहा है, सेम फेज मतलब क्या था कि ये वेव है, इस तरीके से वेव मूव कर रहा है, ये वेव एक वेव है और दूसरा ये वेव है। सेम फेज मतलब जब दोनों का पॉजिटिव फेज है, जब इसका पॉजिटिव फेज है तो इसका भी पॉजिटिव है, जब इसका नेगेटिव फेज है इसका भी नेगेटिव है, तो ये है सेम फेज। सेम फेज में बेसिकली क्या होती है, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो बढ़ जाता है, इसे कंस्ट्रक्टिव या फिर हार्मोनिक इंटरफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो सेम फेज में जो लाइट है उसका इंटेंसिटी बढ़ गया, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गया है, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गया है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये इसका भी सेम फेज है, 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 तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव में दोनों अलग है, इसका जब फेज है इसका अलग फेज है, इसका ऐसा है इसका ऐसा है, इसका ऐसा है इसका ऐसा है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, दोनों फेज अलग अलग है। इसमें फेज कैसा होगा, इसमें ऐसे फेजेस होता है, एक का अगर पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव होगा, एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होगा।
तो जो फेज है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता रहता है। तो ये कैंसिलेशन की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होती है। जहां पे डिस्ट्रक्टिव है वहां पे देखो ब्लैक कलर हो रखा है, सी दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज ब्लैक कलर, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या है, एट दिस पॉइंट ऑफ द मीडियम वेयर बोथ द वेव मीट्स एट ऑपोजिट फेजेस, तो सेम फेज होगी तो कंस्ट्रक्टिव, ऑपोजिट फेज होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम और जीरो, दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से पानी के ऊपर अगर सोप की कोई फिल्म बन जाता है या फिर कोई पतला सा प्लेट बन जाता है तो वो चमकता है, उसका ब्यूटीफुल एक कलर होता है। जैसे सोप बबल्स होते हैं, सोप बबल्स में हमें बहुत सारे कलर दिखने को मिलता है, वो ब्यूटीफुल कलर किस लिए होता है, ये इंटरफेरेंस की वजह से होती है, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस इज नॉट फाउंड इन लाइट वेव्स इमिटेटिंग फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स। तो इंटरफेरेंस का एक बहुत बड़ा कंडीशन ये है कि दोनों के लाइट सोर्स सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगी, सेम लाइट सोर्स होगी, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, तभी होगा। तो इसमें से अगर सोर्स दोनों का अलग अलग हो जाए तो इंटरफेरेंस नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होती है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, आई होप सबको याद होगा कि वो कैसा दिखता है। तो पोलराइजेशन में क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ट्रांसवर्स वेव का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जैसे कि साउंड वेव है उसमें पोलराइजेशन नहीं होता है। ट्रांसवर्स वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही सिर्फ पोलराइजेशन देखने को मिलता है, ये चीज हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, पोलराइजेशन बेसिकली क्या होती है कि ये एक लाइट सोर्स है, चारों डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में लाइट मूव कर रहा है, राइट। तो ये लाइट जब मूव करता है तो चारों डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या होता है, एक पोलराइजर या फिर फिल्टर अगर हम लगाते हैं तो फिल्टर इस तरीके से लगाया जाता है कि इस फिल्टर के थ्रू जो इस तरीके का लाइट है वही मूव करेगा, बाकी चीज को, बाकी जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा था उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सिर्फ ऐसे ही डायरेक्शन में जो लाइट है वो सीधा अंदर जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन होती है तो इस कंडीशन को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वाइब्रेशन की वजह से जो लाइट होता है वो परपेंडिकुलर रहता है, क्योंकि हमने क्या देखा था, ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, राइट। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस में था, एक वाई एक्सिस में था। तो ये लाइट की जो मूवमेंट है वो वाइब्रेशन की वजह से होती है, क्योंकि ये वेव है, वेव वाइब्रेट करके मूव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों ये परपेंडिकुलर रहता है, ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब अगर एक प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड में है और दूसरे प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में है तो लाइट जो है दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। अब ये जितने भी प्लेन्स बनते हैं, ये प्लेन को अगर हम एक प्लेन में सारे लाइट को लाया जाए तो लाइट जिस तरीके से मूव करेगा, जैसे ये एक ही प्लेन पे जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है इसे पोलराइजेशन कहा जाता है। तो बस यही लिखा हुआ है कि द लाइट एमिटेड बाय द सन और लैंप और ट्यूबलाइट वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। यहाँ पे पोलराइजर नाम की एक मशीन होती है जो यूज किया जाता है, जो बेसिकली दोनों जो प्लेन है उसको एक प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज पोलराइजेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज था, जैसे कि डिफ्रैक्शन के बारे में बताया, स्कैटरिंग है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है,
इसके बारे में आप लोगों को और कोई डाउट नहीं होगा। ये लाइट की जो भी प्रॉपर्टीज है ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हो, कोई सीएपीएफ या फिर जियो साइंटिस्ट की एग्जाम है, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, तो कोई भी एग्जाम्स में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब के अलावा ये परीक्षा जंक्शन का प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।